नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने का विरोध ये लोग जता रहे थे। पुलिस ने समझाकर मामले को शांत कराया है। तो सीतामढ़ी के हुसैना से ये बड़ी खबर, जहां दो गुट में हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर से लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और इस मामले को शांत कराया गया। बता दें कि मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने का ये लोग विरोध कर रहे थे और इसी बीच ये दोनों गुट आपस में ही भिड़ गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो देखिए कैसे एक दूसरे पर पत्थर जो है दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं और अंधाधुंध पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर जब पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद से लोगों को समझाया बुझाया गया, जिसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी बंद कर दी। लेकिन देखिए किस तरीके से लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी है और पत्थर भी है, जो पत्थर एक दूसरे पर बरसाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर हैरान करने वाली है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और यहां पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक मुस्लिम शख्स हिंदू बनकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है, उसका शोषण करता है और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है, जब लड़की को यह पता चलता है कि शख्स मुस्लिम है, उसके बाद से उसे वो धमकी देना शुरू कर देता है। हालांकि पुलिस अब इस मामले को लेकर के छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि सूरज बनकर शमशाद ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। जब शमशाद की सच्चाई सामने आई तो वो लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित लड़की ने बताया कि पढ़ाई के दौरान सूरज नाम के लड़के से उसे प्रेम हुआ। दोनों कई साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस बीच लड़के ने अपनी मां के इलाज के लिए लड़की से पैसे भी लिए। जब लड़की ने पैसे मांगे तो वो आनाकानी करने लगा। इस बीच लड़की कथित सूरज के दोस्तों के संपर्क में आई। तब जाकर पता चला कि जिसे वो सालों से सूरज समझ रही थी, वो अहियापुर के सैयद मुमताज हुसैन का बेटा शमशाद हुसैन है। सच्चाई सामने आने के बाद शमशाद लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। प्रेम प्रसंग में वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ही कहीं पे रह रही थी। तो उसका हमने सारा चीज़ सुन लिया है और ब्रह्मपुरा SHO को इसका आवेदन दे दिया गया है कि वो इसमें जांच पड़ताल करें और कानून सम्मत कार्रवाई करें। कोचिंग में मिली थी उससे और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। नाम उसने तब अपना सूरज बताया था। बहुत टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है और शमशाद हुसैन नाम है उसका। फिर जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसने मेरे साथ मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उसने उसके परिवार वालों ने मुझे मारा, धमकाया और कहीं भी कुछ कंप्लेन करने से मना किया है, वरना उन्होंने कहा वो मेरी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर कर देंगे। बहुत हैरेस किया है उसने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और देखिए ईडी की जो दबिश है वो जमीन फर्जीवाड़े मामले में देखने को मिल रही है। और इस बीच खबर की जो अंचल कार्यालय है वहां भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो झारखंड में आज लगातार छापेमारी चल रही है। बोकारो में ईडी ने दबिश दी है। जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। चास अंचल कार्यालय में ईडी की जांच चल रही है। 6 अधिकारी अंचल ऑफिस पहुंचे हैं। छुट्टी पर चास अंचल अधिकारी बताए जाते हैं। कई और कमरे में भी ताला लटका हुआ है। बता दें कि ऑफिस के समय भी स्टाफ नहीं पहुंचे थे। इसी ऑफिस से पूरी गड़बड़ी हुई थी और यहां अब ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बोकारो जिले के चास अंचल कार्यालय में भी ईडी की दबिश शुरू हो चुकी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह चास अंचल कार्यालय है और आप देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम है यहाँ पहुँची हुई है। कार्यालय खोलने में काफ़ी विलम्ब किया गया, उसके बावजूद ईडी के जो
जो पूरी टीम है वो बाहर इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कार्यालय खुला सभी लोग दबिश देना शुरू कर दिए हैं। हम कह सकते हैं कि जो पूरा तेतुलिया मौजा का जो 103 एकड़ ज़मीन की गड़बड़ी से संबंधित मामला है, जिसमें वन विभाग की ज़मीन को भी हस्तांतरित कर लिया गया था, और इस पूरे जो ज़मीन गड़बड़ी का मामले का जो केंद्र है वो चास अंचल कार्यालय, हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं, यह चास सीओ का कार्यालय है जहां सीओ बैठते हैं। और इसी कार्यालय से जैसा कि पूरी जानकारी मिल रही है, जो पूर्व के सीओ रहे हैं या फिर जो कर्मचारी रहे हैं, चाहे वो सीआई रहे हैं, इनके द्वारा पूरे गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। वहीं बात करें तो रजिस्टर 2 की भी छेड़छाड़ की गई है। वन विभाग के अधिकारी जब यहाँ जांच करने टीम के साथ पहुंची थी, सीआईडी के टीम के साथ, तो दर्जनों पन्ने जो हैं वो फटे मिले थे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है और जिस प्रकार से तेतुलिया मौजा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, अब हम कह सकते हैं कि इसकी जांच जो है अधिकारियों तक पहुंचेगी, क्योंकि इसमें जो है डीसी से लेकर कर्मचारी से लेकर छोटे से छोटा पदाधिकारी भी इसमें जो है वो शामिल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बोकारो ज़िले में 17 जगहों पर इस मामले को लेकर छापेमारी चल रही है, और यह बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला झारखंड में जो है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तक वन विभाग जो है इस पर कार्रवाई कर रही थी। वन विभाग पर कंटेम्प्ट भी कर दिया गया है, बावजूद इसके सीआईडी इसकी मामले की जाँच कर रही है और ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो तेतुलिया मौजा है, अगर ईडी सही से जांच करे तो तेतुलिया मौजा में बहुत बड़ा ज़मीन का जो घोटाला वो सामने आएगा, चाहे वो आदिवासियों के ज़मीन का हस्तांतरण का मामला हो, आदिवासियों की ज़मीन को जबरन बेच देने का मामला हो, या फिर खाता प्लॉट चेंज कर आदिवासियों की ज़मीन को रैयत जनरल कहकर कब्जा करने का मामला हो। ऐसे में देखा जाए तो अभी जांच शुरू हुई है, अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन अंचलाधिकारी छुट्टी में है, बीडीओ चार्ज में है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुंचे नहीं है। ऐसे में देखना है कि कितनी देर में अधिकारी आते हैं और ईडी जो अपनी कार्रवाई शुरू करती है, क्योंकि कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18। तो 100 एकड़ के जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, और इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड ही नहीं बिहार में भी जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। 16 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि बिहार झारखंड में ईडी की दबिश है। 100 एकड़ जमीन घोटाला और बोकारो लैंड डील मामले में ईडी छापेमारी कर रही है। कुल 16 ठिकाने पर ईडी रेड कर रही है। कई बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के यहाँ रेड हो रही है। दस्तावेज में फर्जीवाड़े का मामला है। तो देखिए, बिहार के कई हाई प्रोफाइल भ्रष्ट कारोबारी जांच एजेंसी ईडी की रडार पर आ गए हैं। भ्रष्ट कारोबारियों से जुड़े कई अधिकारियों के खिलाफ भी ईडी ने कई सबूत इकट्ठा किए हैं। ईडी से मिले सबूतों के आधार पर अब बिहार पुलिस की स्पेशल यूनिट और आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही केस दर्ज कर सकती है। सूत्र के मुताबिक अगले 3 दिनों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। जानकारी के अनुसार ईडी को टेंडर घोटाले से जुड़े सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। सूत्र बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना के बेहद चर्चित हाई प्रोफाइल कारोबारी रिशु श्री से जुड़े लोगों को और उससे जुड़े लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भागलपुर के सिकंदरपुर में चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस बार चोर जो है वो बिजली के तार को निशाना बना रहे हैं और तारों की यहां से चोरी की जा रही है, जिसके बाद से लोग भी परेशान हैं, क्योंकि बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो जा रही है, क्योंकि इस तार से छेड़छाड़ हो रही है। चोर लगातार बिजली के तारों को अपना निशाना बना रहे हैं। देर रात भी चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया और बिजली का तार चुरा कर रफ्फू चक्कर हो गए। इस पूरी वारदात का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर की नजर पहले ऊपर लगे तार पर पड़ती है, फिर उससे वह गमछा के सहारे नीचे करने का प्रयास करता है और बाद में तार चोरी कर फरार हो जाता है। वहीं चोरी की लगातार घटनाओं के बाद लोग चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सिवान के बंगड़ा में बड़ा हादसा हो गया। खबर है कि स्कूल वैन पलट गई और ऐसे में कई बच्चे घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे और किसी तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित उस वैन की चपेट से निकाला गया। बता दें कि बंगड़ा गांव के लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हो गया। तो सिवान के बंगड़ा की तस्वीर है, जहां आज
छात्रों से भरी स्कूल बस पलट गई। हादसे में 10 बच्चों को चोट लगी है। बंगरा गांव के लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बस जो स्कूली वैन है वो पलटी हुई है और आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचे और एक एक करके इन बच्चों को यहां से सुरक्षित निकाला गया। कुछ बच्चों को चोट भी आई है। ब्लू स्काई द स्कूल है जो पिपरैया का है। उसका जो भी स्टाफ है वो अनक्वालिफाइड है और गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है। वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है और छात्र को अच्छे से नहीं ले जाता है और गाड़ी 2 पलटनियां पलटी हुई है और सारे बच्चों को चोट लगी हुई है और उन बच्चों को आसपास का हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, ट्रीटमेंट हो रही है। था कि वो ब्लू स्काई में मेरा बच्चा पढ़ता है, बस के हम चाचा लगेंगे और गाड़ी आज आई 7:30 बजे करीब में बच्चा गया घर से। उसके 10-15 मिनट बाद पता चला कि गाड़ी पलट गई है। उसके बाद से कोई गांव वाला हमको पहुंचा कर लाया मेरे बच्चे को, तब देखे कि इसको पेट में थोड़ा चोट लगा है, कटा वटा है हाथ में और पैर में भी। खबर सासाराम से है जहां बीओ की गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर लग गई और इस हादसे में बाइक सवारों की मौत हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीओ की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। बता दें कि दावत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। युवक शादी समारोह में भाग लेने बाइक से रामनगर जा रहे थे। इसी दौरान नोखा के पास अधिकारी की गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। दुर्घटना के बाद मृतकों के घर पर कोहराम मचा हुआ है। रोहतास जिला के नोखा में एक सड़क हादसा हुई है। सड़क हादसा में जिस तरह से 3 युवकों की मौत हो गई है, इसके बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। क्योंकि जो दावत के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनकी गाड़ी से ये दुर्घटना के बारे में बताई जा रही है। पुलिस ने चूँकि बीओ की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और चूँकि 3 युवकों की मौत हुई है और इसके बाद तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। मासूम के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले में कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि ये घटना किसी और ने नहीं बल्कि जो मौसेरा भाई है मासूम का, उसने अंजाम दिया था। बता दें कि इसमें ने बताया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में मासूम का मौसेरा भाई गुलाम हुसैन उर्फ नैयर है, जिसने मक्के के खेत में सिंचाई के दौरान बच्ची को अकेला पाकर हैवानियत की। बाद में उसे जब करतूतों का राज खुल जाने का डर सताने लगा तो उसने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के शिष्यापुर अपटोला की है, जहां 6 मार्च को 11 साल के मासूम के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या हो गई थी। आजमनगर थाना क्षेत्र में ग्राम शिष्यापुर अपटोला में मक्का खेत में एक बच्ची का शव बरामद हुआ था और इस केस की जो वादनी थी बच्ची की मां, उनके द्वारा बताया गया कि 5 तारीख की शाम से ही बच्ची मक्का के खेत में घास वगैरह काटने के लिए गई हुई थी और उसके बाद से नहीं लौटी थी। उन सभी संदिग्धों को लगातार छापेमारी की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। उसी क्रम में ये क्लियर हुआ कि इसी गांव में रहने वाला ये गुलाम हुसैन नैयर, पिता अशफाक, जो कि यहीं का रहने वाला है और जो कि मृतका का सौतेला रिश्तेदार भी था, इसी ने उस घटना के दिन ये भी शाम को मक्के खेत में पानी से पटवन कर रहा था। उसी क्रम में मृतका वहाँ पर घास काटने के लिए आई और शाम के टाइम सुनसान होने के कारण उस समय चूँकि रमज़ान चल रहा था तो शमशान वहाँ बिल्कुल ही शांति हो गई थी और कोई नहीं था। उसी का फ़ायदा उठाकर अभियुक्त के द्वारा जो मृतका है उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी इसको छुपाने के लिए हत्या कर दी गई। कटिहार पुलिस ने दियारा में आतंक फैलाने वाले विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विपिन यादव वांटेड था, इसकी तलाश थी और इसकी गिरफ्तारी पुलिस इससे बड़ी कामयाबी मान रही है। बता दें कि इसके पास से हथियार और गांजा बरामद हुआ है। हाल के दिनों में दियारा इलाके में जमीन पर कब्जा को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें विपिन यादव मुख्य आरोपी था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। विपिन के खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिवान के बधार में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो लोग हैं वो कई गंभीर आरोप भी इस अगलगी को लेकर के लगा रहे हैं। बता दें कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद किसी ने डंठल में आग लगा दी। आग काफी तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने कई एकड़ में फैले डंठल को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही।
और मोतिहारी से बड़ी खबर जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कंटेनर से करोड़ों का गांजा जब्त किया गया है। इसके साथ साथ तस्करों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बता दें कि दिल्ली से आ रहे कंटेनर में 4.5 क्विंटल गांजा छुपा कर रखा था। मधुबन थाना पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो उसमें गांजा मिला। जिला और उत्पाद विभाग की टीम पुलिस को महीनों से गांजा तस्कर की तलाश थी। सियासी खबरों का रुख करते हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था जितना मांझी को लेकर के, और उस बयान का अब पलटवार मांझी ने किया है और कहा है कि धर्म के आधार पर किसी को कुछ भी कहना ये गलत है। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें, या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूंगा। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये गलत लोग हैं? तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और यहां मधुबनी पहुंचकर बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। खास करके जो बीजेपी के नेता हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं। बता दें कि यहां से पीएम मिथिलांचल समेत पूरे बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीतामढ़ी के लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या की तरह ही माता सीता की धरती का पीएम मोदी विकास करेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी का दौरा करेंगे। इसको लेकर सीतामढ़ी में भी उत्साह का माहौल कायम है। आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं उस पवित्र जगह पर खड़ा हूं जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र धरती से माता सीता प्रकट हुई थी। यहाँ के लोग लगातार इस मंदिर के उद्धार को लेकर लगातार बातें करते हैं और सरकार और बिहार सरकार से लगातार यह मांग करते हैं कि मंदिर का उत्थान हो और मंदिर अयोध्या के तर्ज पर यहाँ भी माता सीता के मंदिर का विकास हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? मिथिलांचल के जगह पर प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि माँ सीता के भव्य मंदिर जिस तरह अयोध्या में बनाए हैं उस तरह यहाँ भी बनाएं, ताकि देश विदेश के लोग पर्यटन यहाँ आए और यहाँ के विकास काफ़ी तीव्र गति से हो। पुनौरा धाम में माँ जानकी जन्मभूमि जब अयोध्या तैयार हो चुका है और बारी सीता जी का जन्मभूमि का है। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं? मोदी जी आ रहे हैं मधुबनी। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग जानकी स्थान का और प्लस पुनौरा धाम का जो है सर्वांगीण विकास हो। अयोध्या के तर्ज पर हम लोग इसका विकास चाहते हैं और मोदी जी से एकदम श्योर डिमांड है कि हर हाल बिल्कुल जाएंगे और हर हाल में चाहेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हो और औद्योगिकरण का भी विकास हो इस क्षेत्र में। यहाँ के लोगों में खासा उत्साह का माहौल कायम है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भी जाएंगे, शामिल होंगे और लोगों का यह भी कहना है कि वे अपना मांग पत्र भी सौंपने का काम करेंगे ताकि पुनौरा धाम के इस पवित्र जगह का विकास हो सके और अयोध्या के तर्ज पर इसका भी नाम रोशन हो सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं और इसको लेकर के एनडीए के जो नेता हैं लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। संजय झा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता मिथिलांचल में पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। पीएम के आगमन को लेकर मिथिलांचल में उद्योग की संभावना और बढ़ गई है। करने के लिए तैयार प्रधानमंत्री जी का मिथिला में हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। उनका कुछ दिन पहले दरभंगा में भी कार्यक्रम हुआ था और ये मधुबनी जिला में कार्यक्रम हो रहा है। पूरा मिथिला के लिए प्रसन्नता की बात है, शुभ संकेत है और डबल इंजन की सरकार पूरा बिहार को जो काम नीतीश कुमार जी किए 20 साल में वो तो है ही। अब अगला जो काम है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट आने का, लोगों को रोजगार मिलने का, उस पर आगे ध्यान रहेगा।
अब बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित कई जिलों में लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अब लोगों को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है और इस गर्मी से बचने की भी सलाह दी गई है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों के तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। यदि हम राजधानी पटना की बात कर लें तो पटना में भी अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और खास करके देखिए सुबह का वक्त है और इस वक्त ही लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर यदि हम बात कर लें सासाराम की, भभुआ की, रोहतास की, गया की, आरा की, औरंगाबाद की, बेगूसराय की, लखीसराय की, जमुई की, तो इन जिलों में भी हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हाँ, सीमांचल के लोगों को थोड़ी राहत मिलती जरूर नज़र आ रही है। सीमांचल के जो इलाका है किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, यहाँ हीट वेव से और लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। लेकिन पटना और उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और ख़ास तौर पर इस हीट वेव का जो असर है लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया है कि तापमान कई जिलों में 40 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और ख़ास तौर पर इसके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए गोपालगंज के मौसम का हाल अगर समझे तो थोड़ी राहत गर्मी से लोगों को ज़रूर मिली है, क्योंकि वहाँ काले बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर भी, हल्की बारिश को लेकर के भी संभावना जताई गई है। तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आज मध्यम बारिश को लेकर संकेत, हालांकि 2 दिनों से जिस तरह से चिलचिलाती धूप निकल रही थी उससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी से आज लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज सुबह से आसमान में घने और काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन सुबह से जो मौसम सुहाना बना हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है, इसी से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और ऐसे में मौसम तपिश वाला था और तापमान भी 40 डिग्री तक पहुंच चुका था। तो इससे आज थोड़ी राहत मिली है लोगों को। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर बाद फिर धूप निकलेगी और कल तापमान जो है 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में गर्मी को लेकर एक तरफ जहां अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम ने आज गोपालगंज के लोगों को थोड़ी राहत दी है, क्योंकि आज आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में ठंडी हवाएँ भी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।